हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपनसेटरी मैकेनिज्म के बारे में कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, किस प्रकार हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए और हमारे पीएच को 7.35 टू 7.45 के बीच में मेंटेन करने के। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स का होता है, किस प्रकार ये पार्सली कंपनसेशन करता है, समटाइम फुली कंपनसेशन करता है और कभी कभी कंपनसेट कर ही नहीं पाता, जिसे हम क्या बोलते हैं अनकंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो ओवरऑल कंपनसेटरी मैकेनिज्म का हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जनरली अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म की हम बात करें तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता क्या है, जो हमारी बॉडी के रेगुलेटर्स होते हैं, हमारी बॉडी के रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि जो हमारे पीएच को मेंटेन करने के लिए रेगुलेटर्स होते हैं, हमारा बफर सिस्टम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारी किडनीज होती है, तो वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कोरिलेट करके फंक्शन करते हैं। हमारे जो रेगुलेटर्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके फंक्शन करते हैं। और वो फंक्शन क्यों करते हैं, हमारे पीएच को मेंटेन करने के लिए। और पीएच कितने मेंटेन करने के लिए, विद इन 7.35 टू 7.45 के बीच में मेंटेन करने के लिए वो कंपनसेशन करते हैं। और ये मेंटेन होने की वजह से, ये हम बात करें कि हमारे ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45 के बीच में रहती है, तभी हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाती है और हमारे इंटरनल होम्योस्टेटिस मेंटेन रहता है। तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए इन बिटवीन 7.35 टू 7.45 के बीच में मेंटेन करने के लिए हमारे रेगुलेटर्स होते हैं, वो एज ए कंपनसेशन काम करते हैं। कंपनसेशन मीन्स क्या कि एक सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दूसरा सिस्टम या दूसरा जो रेगुलेटर है, जैसे कि हमने 3 रेगुलेटर डिस्कस किए, तो वो उसकी क्षतिपूर्ति पूरी करेगा और हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करेगा 7.35 टू 7.45 के बीच में। तो कौन कौन से रेगुलेटर पार्टिसिपेट करते हैं, तो फर्स्ट वो रेगुलेटर होता है हमारा रेस्पिरेटरी। तो एक रेगुलेटर तो हो गया हमारा कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा लंग्स मेनली रोल प्ले करते हैं। एंड सेकेंड वन हो गया हमारा मेटाबॉलिक, ये हम इनडायरेक्टली बात करें तो हमारी किडनीज हो गया या हमारा रीनल सिस्टम हो गया, ठीक है। तो वो सेकंड हमारा रेगुलेटर हो गया। तो किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ डिजीज कंडीशन आ गया, अबनॉर्मलिटीज़ हो गई, उसकी वजह से एसिड बेस इम्बेलेंस हो गया, ठीक है। तो उस एसिड बेस इम्बेलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, या इसका जो मेन पर्पस होता है कि हमारे पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, वो कौन सा सिस्टम आएगा वहाँ पे, मेटाबॉलिक या रीनल सिस्टम। अब उसके जो कंपोनेंट होगा उसमें कुछ अल्ट्रेशन करेगा। कंपोनेंट क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उस कंपोनेंट में अल्ट्रेशन करेगा, समटाइम बढ़ाएगा, समटाइम घटाएगा। किस प्रकार की डिजीज कंडीशन आए उस आधार पर वो कंपनसेशन करके हमारे पीएच को मेंटेन करने का रोल प्ले करेगा। देखो, मेनली आपको याद रखना है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म का जो पर्पस होता है, वो पर्पस आपको माइंड में याद रखना है कि जो इसका एम है वो क्या है। इसका एम ये है कि हमारी जो बॉडी की पीएच होती है उसको मेंटेन करना है 7.35 टू 7.45 के बीच में। यही सबसे बड़ा मेन पर्पस है। और इस रेंज के बीच में जब हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन करती है, तभी हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। तो मेन फंक्शन दोनों सिस्टम का यही रहेगा कि हमारे पीएच को मेंटेन करना। अब कौन कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो कंपोनेंट में अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें तो यहाँ पे हमारा आएगा PaCO2। ये हम बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मेनली रोल प्ले करेगा। वो अल्ट्रेशन करेगा अगर मेटाबॉलिक सिस्टम में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ आ गई, ठीक है। और वही इसके अपोजिट बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ अबनॉर्मलिटीज आ गई तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होता है हमारा बाइकार्बोनेट HCO3 एनाइन। ये हमारा मेनली रोल प्ले करेगा। अब कैसे प्रॉब्लम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि सम टाइम हमारी बॉडी के अंदर क्या एसिडोसिस हो गया रेस्पिरेशन की वजह से। रेस्पिरेशन एसिडोसिस हो गया, दैट मीन्स क्या है कि हमारी जो PaCO2 है उसका लेवल बढ़ गया। दैट मीन्स क्या होगी कि हमारी पीएच डाउन होगी। बिकॉज क्योंकि पीएच होती है हमारे एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा हमने ऑलरेडी देख लिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एसिड बढ़ेगा तो पीएच हमारी बॉडी में घटेगी। तो पीएच घट गई। अब पीएच घट गई, दैट मीन्स पीएच हमारी 7.35 से नीचे आ गई। और कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या रोल प्ले करेगा कि पीएच को 7.35 टू 7.45 के बीच में मेंटेन करेगा। तो वहाँ पे कौन सा रेगुलेटर जो हमारे सामने सेकंड वन है वो रोल प्ले करेगा। और क्या रोल प्ले करेगा, ये रोल प्ले करेगा कि पीएच को मैं बढ़ाऊँ, पीएच को बढ़ा के हम मेंटेन करूँ 7.35 टू 7.45 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पीएच हमारी घट चुकी है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो पीएच यहाँ पे घट रही है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा बेस है एल्कलाइन है, बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक हमारा वीक बेस होता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है क्या होता है, हमारा एक वीक बेस होता है। तो ये क्या करेगा,
खुद का लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि जितना एल्कलाइन बढ़ेगा, जितना बेस बढ़ेगा, हमारी बॉडी का पीएच भी बढ़ेगा। तो ये एज ए कंपनसेशन क्या करेगा, SCO3 का लेवल बढ़ाएगा या हमारी बॉडी में एल्कलिनिटी बढ़ाएगा, हमारी बॉडी में एल्कलाइन का नेचर बढ़ाएगा, ताकि पीएच को बढ़े। पीएच बढ़ेगी, यहाँ पे पीएच घट रही है, यहाँ पे पीएच बढ़ रही है, दैट मीन्स एक तरफ घट रही है, एक तरफ बढ़ रही है, तो उस दोनों की वजह से एक बैलेंस मेंटेन होगा और हमारे पीएच मेंटेन करेगी, जो भी हमारे नॉर्मल रेंज है उसके बीच में। तो ये इस प्रकार से रोल प्ले करेगा। वहीं अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, ठीक है, आपको याद रखना, और ये एग्जाम्पल सेकेंड हो गया। तो सेकेंड एग्जाम्पल में अगर रेस्पिरेटरी ठीक है, मेटाबॉलिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मेटाबॉलिक में क्या प्रॉब्लम हो गई कि मेटाबॉलिक में ये प्रॉब्लम हो गई कि हमारे जो बाइकार्बोनेट है उसका लेवल कम हो गया। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जब हमारा MCQs वाला सीरीज आएगा, इससे रिलेटेड, एसिड बेस इम्बेलेंस से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे आपको कंडीशन देखने मिलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या कंपनसेशन होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या कंपनसेशन होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या कंपनसेशन होता है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या कंपनसेशन होता है। वो हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे हमारे MCQ सीरीज में। अभी जस्ट मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में किस प्रकार रोल प्ले करता है। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो गया। अब बाइकार्बोनेट का लेवल कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में एल्कलाइन नेचर है वो क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या है, एक बेस है, एक वीक बेस है, तो उसकी वजह से हमारे एल्कलाइन का लेवल कम होगा। और जैसे जैसे एल्कलाइन कम होता रहता वैसे वैसे हमारी पीएच क्या होती रही है, कम होती रहती है, बिल्कुल कम होती है। क्यों? क्योंकि एल्कलाइन हमारे पीएच के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे बेस बढ़ता है वैसे वैसे पीएच बढ़ती है, जैसे जैसे बेस घटता है या एल्कलाइन घटता है वैसे वैसे हमारी पीएच घटती है। तो यहाँ पे हमारी पीएच घट रही है, पीएच कम हो रही है, दैट मीन 7.35 से नीचे जा रही। तो ये यहाँ पे क्यों जा रही, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। वो डिजीज कंडीशन क्या कोज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो किसी कंडीशन की वजह से पीएच कम हो रही है हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में। नाउ तो अब इसका कंपनसेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा कि वो पीएच को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब वो पीएच को कैसे बढ़ाएगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन कैसे बढ़ाएगा, तो वो जो इसका कंपोनेंट होता है, मेनली जो रोल प्ले करता है PaCO2, उसमें ये क्या करेगा, देखो PaCO2 को क्या करेगा, वो जनरली PaCO2 बढ़ता है तो हमारी जो एसिडिक नेचर होता है वो बढ़ता है, पीएच घटती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पीएच ऑलरेडी घट रही है, दैट मीन्स यहाँ पीएच हमको बढ़ाना है। अरे भाई पीएच कब बढ़ेगी, जब हमारी बॉडी में PaCO2 का लेवल कम करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, PaCO2 या हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालेगा, उसको कम करेगा। क्योंकि जितनी हमारी बॉडी में PaCO2 कम होगी उतनी ही हमारी बॉडी में क्या होगी, पीएच बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, मैंने आपको बता दिया, जो यूनिवर्सल लॉ है वो आपको याद रखेंगे। पीएच हमारे एसिड के या हमारे एसिड या हम बात करें हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब जब पीएच बढ़ती है एसिडिक नेचर क्या होता है, घटता है। जब जब एसिडिक नेचर बढ़ता है पीएच क्या होती है, हमारी घटती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये CO2 को वॉश कराएगा, वॉश करने की वजह से पीएच बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पीएच घट रही। तो एक तो पीएच बढ़ा रहा है, दूसरा घटा रहा है। ये घटी है तो ये बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि उसको मेंटेन करना है पीएच को 7.35 to 7.45 के बीच में। तो क्लियर है दो एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। याद रखना आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको मेंटेन करता हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम, और मेटाबॉलिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको मेंटेन करता हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं कि रेस्पिरेशन कुछ प्रॉब्लम है तो ये इसको कंपनसेट करेगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये कंपनसेट करेगा। और जो मेन कंपोनेंट इसमें रोल प्ले करता है तो वो होता है PaCO2 रेस्पिरेटरी में, और यहाँ पे हमारा होता है बाइकार्बोनेट। तो ये कंपोनेंट भी आपको याद रखना। नाउ अब कंपोनेंट है तो उनकी एक बार नॉर्मल रेंज देख लेते हैं, ताकि जो हमारा नेक्स्ट इसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे कंपनसेटरी मैकेनिज्म के वो हमारे लिए ईजी हो जाए, या हम जो नेक्स्ट क्लासों में जो MCQ सोल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाए। तो कौन कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं वो हम कंपनसेटरी मैकेनिज्म में देखते हैं। तो फर्स्ट वन तो आपके सामने लिखा हुआ कि पीएच हमें मेंटेन करना, पीएच की नॉर्मल रेंज कितनी होती है वो हमें पता होगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि एसिडोसिस की कंडीशन है या एल्कोलोसिस की कंडीशन है, ठीक है। और हमें PaCO2 की रेंज पता होगी तभी हम पता लगा पाएंगे नॉर्मल रेंज में हायर साइड है या लोअर साइड है। सेम उसी प्रकार हमारे बाइकार्बोनेट का होगा। तो तीनों की नॉर्मल रेंज क्या होती है वो एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो अगर पीएच की बात करें तो पीएच जैसा कि आपने आपके सामने लिखा हुआ है 7.35 to 7.45 हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज होती है। वही अगर हम PaCO2 की बात करें तो नॉर्मल कितनी होती है 35 to 45 mmHg यूनिट आपको याद रखना है बिल्कुल। एंड बाइकार्बोनेट का क्या नॉर्मल लेवल होता है हमारी बॉडी में
22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये भी आपको याद रखना है यूनिट। तो तीनों नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि जब हमें नॉर्मल रेंज पता होगी तभी हम अब नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 की किस प्रकार काम करता है, वो तो हमने देख लिया। अब कितने टाइप से होता है, देखो कंपनसेटरी मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। अब ये इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है या पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा या बिल्कुल नहीं कर पा रहा। 3 कंडीशन बनने की। देखो अगर 2 फ्रेंड है, एग्जांपल लेते हैं किसी फ्रेंड्स का, तो 2 फ्रेंड है, तो एक तो पक्के वाले दोस्त है। पक्के वाले दोस्त क्या कि पूरी तरीके से एक दूसरे का साथ देते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी दुख हो या सुख हो, तो वो तो पक्के वाले दोस्त हो गए। दैट मीन्स क्या, फुली कंपनसेट करे। तो एक कंडीशन तो हमारे सामने क्या बन जाएगी कि पूरी तरीके से कंपनसेशन हो रहा है। एक कंडीशन क्या बनेगी, एक कंडीशन बनेगी कि जब ज़रूरत है तब वो एक दूसरे को साथ दे रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक साथ दे रहे हैं। ठीक है, एक लिमिट तक साथ देंगे। अगर वो लिमिट से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो दोस्त एक दूसरे के साथ नहीं दे पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियली कंपनसेशन। दैट मीन्स क्या है कि सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो वो कौन सा हो जाएगा, पार्शियली कंपनसेटेड। और एक इस प्रकार के दोस्त होते हैं, उनका ग्रुप होता है जो क्या होता है कि बिल्कुल भी कहीं भी साथ नहीं देते, जब उनको ज़रूरत होती है तब बिल्कुल वो निकल के चले जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनकम्पनसेटरी मैकेनिज्म। दैट मीन्स क्या कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम, वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। इसको जरूरत है तो ये काम नहीं करेगा और इसको जरूरत है तो ये काम नहीं करेगा। दैट मीन्स कि वो कंपनसेशन हो ही नहीं रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि अनकम्पनसेटरी मैकेनिज्म या अनकम्पनसेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस। तो 3 कंडीशन हमारे सामने निकल के आती है। तो कौन कौन सी होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी रहेगी, पार्शियली कंपनसेशन। पार्शियली कंपनसेशन मीन्स क्या कि कंपनसेट करने की कोशिश की है एक दूसरे को, हमारे जो रेगुलेटर्स है उन्होंने, बट वो पूरी तरीके से कंपनसेट नहीं कर पाए। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो इस कंपोनेंट के थ्रू पता चलेगा कि पीएच का हमारी बॉडी में कैसे लेवल है, PaCO2 का क्या लेवल है, SCO3 का हमारी बॉडी में क्या लेवल रहेगा, या पार्शियली कंपनसेशन में उन तीनों का लेवल किस प्रकार से रहता है, तो वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो पार्शियली कंपनसेशन है वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो कंपनसेट करने की कोशिश की है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। अगर भाई साहब हो जाता तो पीएच मेंटेन हो जाती। दैट मीन्स कि नहीं हुआ तो पीएच मेंटेन नहीं हो रही तो अब नॉर्मल है। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पीएच क्या रहेगी, अब नॉर्मल रहेगी। एक कंडीशन तो ये है, यूनिवर्सल लॉ है, ये आपको याद रखना कि पीएच पार्शियली कंपनसेशन में क्या रहती है, अब नॉर्मल रहती है। आइदर दे आर लोअर साइड और हायर साइड, बट रहती अब नॉर्मल है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा PaCO2। अब PaCO2 यहाँ पे क्या होता है, या हम थर्ड कंपोनेंट की बात करें कि SCO3, तो SCO3 यहाँ क्या रहेगा। तो अगर PaCO2 में कुछ प्रॉब्लम थी, उसको कंपनसेट करने की कोशिश किया था हमारे बाइकार्बोनेट ने, तो इसने कंपनसेट किया, या PaCO2 ने SCO3 को कंपनसेट किया। वो हम एग्जाम्पल के थ्रू हमारे जो MCQs वाले सीरीज रहे वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका क्या लेवल रहेगा, यहाँ पे इनका क्या रहेगा, इनकी रेंज क्या रहेगी, वो देख लेते हैं। तो PaCO2 ने इसको कोशिश की थी या इसने इसको कोशिश की, दोनों ने एक दूसरे की कोशिश की, तो PaCO2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल। और ये हमारा SCO3 माइनस है, वो भी क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल। क्या मतलब हुआ कि इसने इसकी हेल्प करने की कोशिश की थी कि पीएच को मेंटेन कर लेते हैं, बट नहीं कर पाया। तो ये तो ऑलरेडी अब नॉर्मल था, ये कोशिश करने के चक्कर में ये भी अब नॉर्मल हो गया और पीएच भी मेंटेन नहीं कर पाए। दैट मीन्स ये भी अब नॉर्मल हो गए। तो 3 यूनिवर्सल लॉ क्या है पार्शियल कंपनसेशन में, वो ये है कि पीएच भी यहाँ पे अब नॉर्मल रहती है, PaCO2 भी यहाँ पे अब नॉर्मल रहता है, एंड SCO3 भी यहाँ पे अब नॉर्मल रहता है पार्शियली कंपनसेशन में। ये आपको मेनली रोल याद रखना है, या मेन इनके जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो आपको याद रखना है कि पीएच यहाँ पे अब नॉर्मल, PaCO2 अब नॉर्मल, SCO3 भी अब नॉर्मल, तीनों कंपोनेंट पार्शियली कंपनसेशन में अब नॉर्मल रहते हैं। ये आपको याद रखना। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि पीएच अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल है मतलब या तो 7.35 से कम हो गई या 7.45 से ज़्यादा होती, तो वो कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। तो PaCO2 देख लेते हैं। PaCO2 सपोज करो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो गया, जो हमारे PaCO2 है उसका लेवल बढ़ गया। ठीक है, अब PaCO2 का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी, देख मैंने ऑलरेडी बता दिया कि PaCO2 बढ़ता है, जितना CO2 हमारी बॉडी में बढ़ता है उतना एसिडिक नेचर बढ़ता है, और जितना एसिडिक नेचर बढ़ता है उतनी pH हमारी घटती है। तो क्या होगा, हमारी pH कम होगी, और कम कितनी होगी हमारी, 7.35 से कम होगी। ये फर्स्ट चीज़ समझ में आ गई। अब ये कम है लेकिन है तो अब नॉर्मल, ये ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है हमारा,
45 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है लेकिन है तो अब नॉर्मल है ये भी। नाउ इसको कंपनसेट करने के लिए भाई साहब SCO3 आए थे और वो भी क्या अब नॉर्मल हो गए। अब वो अब नॉर्मल किस कंडीशन में हो गए, ज़्यादा की तरफ हो गए, लोअर की तरफ हो गए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या किस तरफ जा रही है, एसिडोसिस की तरफ जा रही है, एसिड की तरफ जा रही है। तो ये भाई साहब किस तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, एल्कलाइन की तरफ, तभी तो कंपनसेशन होगा कि ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है और ये किस तरफ ले जाएगा, एल्कलोसिस की तरफ। एसिड बढ़ेगा तो एल्कलाइन को बढ़ेगा, तभी तो हमारी पीएच मेंटेन करने की कोशिश करेगी 7.35 टू 7.45। अगर यही एसिडोसिस है और ये फिर एसिडोसिस की तरफ बढ़ाएगा तो वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, एग्जाम्पल में हमारी एसिडिक नेचर है या PaCO2 बढ़ रही है, उसकी वजह से एसिडिटी हो रही, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, एल्कलाइन की तरफ लेके जाएगा। और एल्कलाइन की तरफ जाने के लिए SCO3 को क्या करना पड़ता है, SCO3 को इंक्रीज होना पड़ता है। क्यों, क्योंकि SCO3 क्या है, एक हमारी बॉडी में एल्कलाइन है, एक बेस है, वीक बेस है, जो क्या करता है हमारी बॉडी में एल्कलाइन नेचर बढ़ाता है। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर है, तो एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में क्या करेगा, ये खुद अपना लेवल बढ़ाएगा, एल्कलाइन लेवल बढ़ाएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाया। अब बढ़ाएगा मतलब ज़्यादा कितने से ज़्यादा होगा, हमारा नॉर्मल लेवल कितना, तो 26 से ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 26 से ये ज़्यादा होगा, लेकिन पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पीएच अब नॉर्मल। तो पीएच भी अब नॉर्मल है, PaCO2 भी अब नॉर्मल है एंड बाइकार्बोनेट भी अब नॉर्मल, तीनों कंडीशन हमारे पार्शियली कंपनसेशन में अब नॉर्मल है। ये आपको याद रखना, हमने एक एग्जांपल के थ्रू देख लिया था और डिटेल्स हम MCQs वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको यूनिवर्सल नियम याद रखना। सेकेंड कंडीशन आती है हमारे सामने फुली कंपनसेटेड या फुली कंपनसेशन। अब फुली कंपनसेशन में कि मीन्स क्या, फुली कंपनसेशन में किसे बोलेंगे कि भाई साहब पीएच मेंटेन हो गई, किस कहाँ मेंटेन हो गई, किस रेंज में, 7.35 टू 7.45 के बीच में पीएच मेंटेन हो गई। अरे मेंटेन हो गई तभी तो हमने उसे फुली कंपनसेटेड बोला है या फुली कंपनसेशन बोला। तो यहाँ पे पीएच क्या रहेगी, यहाँ पे पीएच रहेगी हमारी नॉर्मल। इन्होंने मेंटेन कर दिया, मतलब ये पक्के वाले दोस्त है, जब तक एक दूसरे का पूरा काम नहीं बना तब तक साथ नहीं छोड़ा। तो पीएच को इन्होंने मेंटेन कर लिया, पीएच को नॉर्मल लेवल पे लेके आ गए। लेकिन क्या, PaCO2 और SCO3 दोनों ही अब नॉर्मल हो गए। क्यों, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम थी, उसने दूसरे ने भी साथ दिया और दोनों अब नॉर्मल हो गए। तो वो किस तरीके से अब नॉर्मल हो गए वो देख लेते हैं। तो हमारा जनरल रूल के अकॉर्डिंग तो PaCO2 भी क्या रहेगा, यहाँ पे अब नॉर्मल रहेगा, और हमारे जो बाइकार्बोनेट है वो भी क्या रहेगा, अब नॉर्मल रहेगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कैसे अब नॉर्मल रहेगा। देखिए पीएच है, पीएच हमारे जैसे मेंटेन कर गया नॉर्मल, तो नॉर्मल यहाँ पे लिख देता हूँ 7.40 नॉर्मल पीएच है बिल्कुल। लेकिन ये पीएच पहले थी एसिडिक नेचर में, और वो एसिडिक नेचर था हमारे इसकी वजह से, किसकी, बाइकार्बोनेट की वजह से, कि बाइकार्बोनेट का नेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया था। बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हमारा बाइकार्बोनेट नेचर कम होने की वजह से हमारा एसिडिक नेचर हो गया था बॉडी में। तो पहली कंडीशन में यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं किसका, हमारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाता है। तो कम कितने से कम होगा वहाँ पे 20, अब कम कितना भी हो सकता है, जस्ट मैं एक रेंज की बात कर रहा हूँ। तो 22 से वहाँ पे वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स है तो अब नॉर्मल, कम है लेकिन अब नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल है। और उसको कंपनसेट करने के लिए अब ये क्या, एसिडिक नेचर बढ़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बाइकार्बोनेट घटा हुआ, एसिडिक नेचर बढ़ा हो, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, PaCO2 एल्कलाइन नेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एल्कलाइन नेचर कब बढ़ता है PaCO2 का, तो एल्कलाइन नेचर ये जो PaCO2 है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से वॉश आउट कराएंगे, CO2 को बॉडी से कम करेंगे। दैट मीन्स क्या कि CO2 का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में क्या करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। और कम कितने से ज़्यादा होगा, वहाँ पे 35 mmHg से वो कम होगा। अरे कम हुआ तभी तो इसको कंपनसेट हुआ। दैट मीन्स कि इसने अपना लेवल कम कर लिया, PaCO2 वॉश आउट हो गया हमारी बॉडी में, एसिडिक लेवल कम होगा, एसिडिक नेचर कम हुआ, और यहाँ पे एल्कलाइन नेचर कम, एल्कलाइन हमारा जो नेचर था वो ऑलरेडी कम था। तो एल्कलाइन नेचर जहाँ पे कम था, एल्कलाइन नेचर कम होने की वजह से यहाँ पे एसिडिक नेचर था, और इसने वॉश आउट करके एसिडिक नेचर को ऑलरेडी कम कर दिया। तो इस प्रकार इन्होंने कंपनसेट कर दिया। तो यहाँ पे रूल क्या निकल के आया कि यहाँ पे पीएच अब नॉर्मल है, लेकिन PaCO2 और SCO3 दोनों अब नॉर्मल है। कंडीशन आपको याद रखना है कि फुली कंपनसेटेड में पीएच नॉर्मल होता है हमारा, और PaCO2 अब नॉर्मल होता है, PaCO2 अब नॉर्मल होता है, और SCO3 हमारा अब नॉर्मल होता है। तो तीन कंडीशन आपको यहाँ पे भी याद रखना है। जैसे कि हमने पार्शियली कंपनसेशन में देखा था कि पीएच अब नॉर्मल होती है,
PaCO2 भी अब नॉर्मल होता है, SiO2 भी अब SiO3 भी अब नॉर्मल होता है। उसी प्रकार फुली कंपनसेशन में ये 2 अब नॉर्मल होते हैं और एक pH होती है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल क्या होती है कि कंपनसेट कर चुका है, इसलिए तो मैंने इसको नाम दिया था फुली कंपनसेशन, ये भी आपको याद रखना। तीसरी कंडीशन आती है हमारे सामने अनकंपनसेशन। अनकंपनसेशन मीन्स क्या है कि भाई साहब कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, कि एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं है। रेस्पिरेटरी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो रेस्पिरेटरी ही सफ़र कर रहा है, मेटाबॉलिक को कोई इससे रिलेशन नहीं है। मेटाबॉलिक में कुछ प्रॉब्लम होगी तो रेस्पिरेटरी कोई इसमें रोल प्ले नहीं कर रहा। तो जो एक में अबनॉर्मलिटी है वही अबनॉर्मल है, दूसरा हमारा नॉर्मल रहेगा, उसे हम क्या बोल देंगे, अनकम्पनसेटेड। तो अनकम्पनसेटेड में तो पीएच क्या रहेगी, सिंपल बात है, बिल्कुल बता सकते हैं आप कि पीएच क्या रहेगी, पीएच यहाँ पे क्या रहेगी, अब नॉर्मल। अब नॉर्मल है बिल्कुल, क्योंकि कंपनसेट ही नहीं हुआ, कंपनसेट करना चाह रहे हैं कंपनसेट ही नहीं हुआ। और कंपनसेट से अपना क्या मतलब है कि कंपनसेट हो गया, दैट मीन पीएच मेंटेन हो गई। यहाँ पे पीएच मेंटेन नहीं हुई, दैट मीन्स पीएच तो यहाँ पे क्या रहेगी, अब नॉर्मल रहेगी। अब भाई साहब PaCO2 है और हमारा बाइकार्बोनेट है, तो उन दोनों का क्या रहेगा, अगर कंडीशन PaCO2 की वजह से बॉडी में हुई तो ये तो क्या रहेगा हमारा अब नॉर्मल रहेगा, ठीक है, ये तो हमारा अब नॉर्मल रहेगा। और ये भाई साहब क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि इसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हम लोग अगर वही सपोज करें कि इसकी वजह से बॉडी में कंडीशन हो गई, बाइकार्बोनेट की वजह से, आइदर दे आर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस, तो ये तो क्या होगा भाई साहब, अब नॉर्मल होगा। अब जब ये अब नॉर्मल होगा तब पीएच तो ऑटोमेटिकली अब नॉर्मल होना ही है, क्योंकि कंडीशन वहाँ पे बन रही है एसिडोसिस और एल्कोलोसिस, तो पीएच अब नॉर्मल रहेगी, ठीक है। और जब ये अब नॉर्मल है तो ये भाई साहब इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि जब ये अब नॉर्मल थे तो उन्होंने कुछ रोल प्ले नहीं किया, तो अब ये भाई साहब अब नॉर्मल रहेगा तो इसने भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे PaCO2 क्या रहेगा, दूसरी कंडीशन में नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या नियम निकल के आया हमारे सामने कि पीएच तो अब नॉर्मल रहेगी दोनों कंडीशन में। यहाँ पे पीएच तो क्या रहेगी हमारी, अब नॉर्मल ही रहेगी, लेकिन एक इसमें से और इसमें से अब नॉर्मल रहेगा और एक नॉर्मल रहेगा। अब अगर PaCO2 अब नॉर्मल है तो हमारा बाइकार्बोनेट नॉर्मल रहेगा, और PaCO2 अगर नॉर्मल है तो हमारा बाइकार्बोनेट अब नॉर्मल रहेगा। ये आपको याद रखना है कि एक अब नॉर्मल रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा, दूसरा अब नॉर्मल रहेगा। इस प्रकार से दोनों रहेंगे, तभी वो अनकम्पनसेशन वाली कंडीशन आ रही है, मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रख रहे तो कंपनसेट नहीं कर पा रहे, और जो पीएच है वो जिस प्रकार है वैसे ही है, जिस कंडीशन की वजह से हुई थी वो वैसे ही है। कौन सी कंडीशन है वो एग्जांपल्स के थ्रू हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 3 कंडीशन हमारे सामने होगी कंपनसेटरी मैकेनिज्म की। तो तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, यूनिवर्सल नियम इनके याद रखना है कि पार्ट्स एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पार्शियल कंपनसेशन में क्या होता है, पीएच अब नॉर्मल रहती है, PaCO2 अब नॉर्मल रहता है, SiO3 भी अब नॉर्मल रहता है। फुली कंपनसेशन में पीएच नॉर्मल रहती है क्योंकि कंपनसेट कर चुका पूरी तरीके से, PaCO2 अब नॉर्मल रहती है, और SiO3 भी अब नॉर्मल रहती है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। SiO3 ने इसको कर दिया, अगर कंडीशन ये थी, कंडीशन ये है तो इसने इसको कंपनसेट करके दोनों ने हमने जो रेंज है या जो वैल्यू है वो अब नॉर्मल कर दी। तो यहाँ पे ये दोनों अब नॉर्मल हो जाएगी। और अनकम्पनसेटरी में पीएच तो अब नॉर्मल रहेगी क्योंकि कंपनसेशन हुआ ही नहीं, तो पीएच अब नॉर्मल रहेगी। और एक कंडीशन आइदर दे आर CO2 और SiO3, CO2 अब नॉर्मल होगा तो SiO3 नॉर्मल होगा, और SiO3 अब नॉर्मल होगा तो CO2 वहाँ पे नॉर्मल होगा। ये कंडीशन हमारे सामने निकल जाएगी। तो पार्शियल कंपनसेशन, फुल्ली कंपनसेशन, अनकम्पनसेशन आपको याद रखना है, और ये रेंज याद रखना आपको, पीएच का रेंज याद रखना, PaCO2 का रेंज याद रखना, SiO3 एनाइन का रेंज आपको याद रखना। बाकी इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, इससे रिगार्डिंग हम जो MCQs वाली सीरीज़ डिस्कस करेंगे वहाँ पे, और आपके जो भी डाउट्स है, जितने भी कुछ क्वेरीज है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।